चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, राइट। तो चलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का सबसे पहले हम डेफिनेशन पे डिस्कशन करते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है कि अगर कोई एटम है, अगर इस एटम में अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, इस एटम में अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो यहाँ से एनर्जी रिलीज हो जाए, राइट। तो किसी भी एटम में अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो एनर्जी रिलीज होगा। तो इस रिलीज्ड एनर्जी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है। तो चलिए इसका डेफिनेशन लिखिए आप। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में डेफिनेशन लिखिए, इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when an electron is added to when an electron is added to an isolated gaseous atom, when an electron is added to an isolated gaseous atom। फिर से यहाँ पे एटम गैसियस स्टेट में होना चाहिए। क्लियर है? मतलब अगर आप एग्जांपल समझें, जैसे कोई एटम है ए, गैसियस फेज में है, अगर आप इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो ये इसका एनायन फॉर्म होगा, ये बन जाएगा A माइनस गैस। क्लियर है? तब ये A गैस में आपने इलेक्ट्रॉन ऐड किया, A माइनस गैस बन गया। लेट्स से यहाँ से 10 जूल, जस्ट मैं आपको ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, लेट्स से 10 जूल एनर्जी रिलीज हुआ तो इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो जाएगा। अगर 10 जूल एनर्जी रिलीज हुआ तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल बी 10 जूल। क्लियर है? मतलब अगर आपने वन एटम लिया है ए, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किया, इलेक्ट्रॉन ऐड करते ही इसमें से एनर्जी रिलीज होगा, तो एनर्जी रिलीज 10 जूल हुआ तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल बी 10 जूल। क्लियर है? यहाँ पे एक और टर्म आता है, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है? चलिए इसका डेफिनेशन लिखिए। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी या फिर आप एंथैल्पी का मतलब होता है एनर्जी चेंज। ठीक, अब एंथैल्पी की जगह पे अभी एनर्जी समझे। एंथैल्पी के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में। तो चलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का डेफिनेशन लिख लें आप। It is energy change, it is energy change when 1 mole of electron is added to 1 mole of isolated gaseous atom। 1 mole of electron is added to 1 mole of isolated gaseous atom। अब चाहे तो 1 मोल एटम में 1 मोल इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं, या फिर आप 1 एटम में 1 इलेक्ट्रॉन भी ऐड कर सकते हैं। डिपेंड करेगा यूनिट क्या है। अगर लेट्स से यूनिट जूल पर एटम है, इसका मतलब है एनर्जी पर एटम है। लेकिन अगर ये जूल पर मोल है, कंफ्यूज नहीं होना है, जूल पर मोल मीन्स 1 मोल एटम लिया था, इन सारे 1 मोल एटम में आपने 1 मोल इलेक्ट्रॉन ऐड किया, राइट। मीन्स सारे 1 एटम में 1 इलेक्ट्रॉन, 1 एटम में 1 इलेक्ट्रॉन, टोटल 1 मोल एटम थे, आपने टोटल 1 मोल इलेक्ट्रॉन भी ऐड किया। जो भी एनर्जी रिलीज होगा इसे आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोल सकते हैं। बस यूनिट फिर यहाँ पे जूल पर मोल हो जाएगा, राइट। तो अब यहाँ पे समझने का ट्राई करें। अगर आपके पास ए एटम है, आपने इलेक्ट्रॉन ऐड किया, ये ए माइनस बना, 10 जूल एनर्जी रिलीज हुआ तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 10 जूल हो गया। क्लियर है? लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बेसिकली एनर्जी चेंज है। तो एनर्जी चेंज का मतलब है, आप सोचो कोई सिस्टम है, अगर यहाँ से 10 जूल एनर्जी रिलीज होगा, कोई सिस्टम है, अगर इसका 10 जूल एनर्जी रिलीज होगा तो एनर्जी चेंज कितना होगा? तो अब एनर्जी चेंज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो सिस्टम का फाइनल एनर्जी 10 जूल से डिक्रीज हो जाएगा, राइट।
तो आप देखेंगे कि जो एनर्जी चेंज होगा इसे मैं -10 जूल बोलूँगा। समझे आप? जैसे मान लीजिए कि सिस्टम के पास 100 जूल एनर्जी था, राइट, 10 जूल इसने रिलीज कर दिया, तो अगर 10 जूल एनर्जी रिलीज किया तो फाइनली इसके पास 90 जूल एनर्जी रिमेनिंग रहेगा। चेंज कितना हुआ? इनिशियली 100 जूल था, फाइनल 90 जूल था। फाइनल माइनस इनिशियल कितना हुआ? 90 माइनस 100 मीन्स -10 जूल। तो कभी भी एनर्जी रिलीज होगा तो आप याद रख लें एनर्जी चेंज विल बी माइनस, लेकिन अगर एनर्जी गेन होगा तो एनर्जी अगर एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद इसका एनर्जी इंक्रीज होगा तो उस एनर्जी को पॉजिटिव बोलेंगे। मतलब अगर मैं साइन कन्वेंशन की बात करूं तो जो भी एनर्जी रिलीज्ड है एनर्जी रिलीज कौन से प्रोसेस में होता है? जिस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होता है इसे हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं, एनर्जी रिलीज, या फिर इसे एक्सोथर्मिक प्रोसेस है ये। जो एनर्जी रिलीज्ड है मींस एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यहाँ पे एनर्जी नेगेटिव होता है। क्लियर है? नेगेटिव एनर्जी का मतलब समझे, -10 जूल अगर मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब है 10 जूल एनर्जी रिलीज हुआ है। इस प्रोसेस में नेगेटिव एनर्जी का साइन नेगेटिव रहेगा, लेकिन अगर एनर्जी एब्जॉर्ब्ड है मीन्स ये होगा एंडोथर्मिक प्रोसेस। एनर्जी एब्जॉर्ब्ड ऐसे प्रोसेस को एंडोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। यहाँ पे साइन पॉजिटिव रहेगा मीन्स अभी एनर्जी पॉजिटिव रहेगा। मीन्स कहीं पे अगर मैं बात करूँ बोलूँ आपसे कि +10 जूल एनर्जी है, इसका मतलब है सिस्टम ने 10 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब किया। -10 जूल एनर्जी मतलब सिस्टम ने 10 जूल एनर्जी रिलीज किया। ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए। लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में सिर्फ साइन कन्वेंशन का डिफरेंस है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिफाइंड ऐसे किया है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। अगर 10 जूल एनर्जी रिलीज हुआ तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 10 जूल होगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है एनर्जी चेंज व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड। अगर ये 10 जूल एनर्जी रिलीज करेगा तो एनर्जी चेंज कितना होगा? -10 का होगा। मीन्स यहीं पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी -10 जूल। मीन्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में डिफरेंस प्रैक्टिकली देखा जाए तो नहीं, कुछ भी नहीं है, जस्ट साइन कन्वेंशन का डिफरेंस है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में जो एनर्जी रिलीज होता है इसे पॉजिटिव बोलते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये बेसिकली एनर्जी चेंज है। तो अगर एनर्जी रिलीज होगा तो सिस्टम का एनर्जी डिक्रीज होगा, इसे नेगेटिव बोलेंगे। क्लियर है क्या? चलिए फिर आगे की बात कर लेते हैं। अब अगर कोई एटम है तो किसी भी एटम में अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, ठीक, देखो यार इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब समझो। इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी का मतलब होता है अफेक्शन, राइट? इसका मतलब है अगर कोई एटम है, अगर इस एटम को इलेक्ट्रॉन के लिए अफेक्शन ज़्यादा है मीन्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगा। कोई एटम है अगर इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी कम है या फिर इलेक्ट्रॉन के लिए अफेक्शन कम है, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगा। ये पॉइंट समझ में आया? अब अगर आप देखेंगे जैसे मान लीजिए कि आपके पास O गैस है और आप इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो क्या बनेगा? O- गैस। क्लियर है? तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस होता है, ऑक्सीजन में अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो O- बनेगा। आपने एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो ये एनर्जी रिलीज करेगा, राइट? लेट्स से चलो ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, राइट? तो ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है।
एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और चलो मैं प्रैक्टिकल बताऊं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसका होता है अप्रॉक्सीमेटली लेट्स से -140 किलो जूल पर मोल। आपको ये वैल्यू नोट नहीं करना, इसके आसपास होता है। लेकिन यहीं पे अगर O माइनस में अगर आप 1 इलेक्ट्रॉन फिर से ऐड करो तो ये बन जाएगा O पे 2 माइनस, राइट। तो अगर O माइनस में अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे O 2 माइनस बना, नेगेटिव ऑलरेडी था, इसमें आप नेगेटिव ऐड कर रहे हो तो नेगेटिव में अट्रैक्शन या रिपल्शन, तो नेगेटिव एंड नेगेटिव में रिपल्शन होता है। तो रिपल्शन मतलब स्टेबिलिटी डिक्रीज होगा। रिपल्शन आपको याद होना चाहिए कि रिपल्शन इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, एनर्जी इंक्रीजेस। तो कहीं भी रिपल्शन इंक्रीज होगा तो एनर्जी इंक्रीज होगा। इट मींस O माइनस में अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो रिपल्शन इंक्रीज होने के साथ साथ सिस्टम का एनर्जी इंक्रीज होगा। तो अगर सिस्टम का एनर्जी इंक्रीज हो रहा है तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या रिलीज करेगा। अगर सिस्टम का एनर्जी इंक्रीज हो रहा है इट मींस इसने बाहर से एनर्जी एब्जॉर्ब किया होगा, तभी इसका एनर्जी इंक्रीज होगा। तो ये रिपल्शन के कारण, इस रिपल्शन के कारण एनर्जी सिस्टम का इंक्रीज हो रहा है, मींस ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है। तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 2 इसको बोलेंगे, ये अप्रॉक्सीमेटली 740 के आसपास, एग्जैक्ट तो नहीं है डेटा, ये 700 के आसपास होता है। फिर से आपको ये वैल्यू लर्न नहीं करना है, ठीक ना। बस मैं आपको ये बताने का ट्राई कर रहा हूँ कि O में अगर आप 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगा 140 किलो जूल। जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा 740 के आसपास। तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे इन दोनों रिएक्शन को आप ऐड कर दो, तो अगर आप ऐड करोगे तो बन जाएगा O गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, O माइनस कैंसिल, O पे 2 माइनस। तो ये जो ओवरऑल है रिएक्शन, देखो फर्स्ट ऑक्सीजन में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड किया 140 किलो जूल एनर्जी रिलीज हुआ, सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड किया 740 किलो जूल एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ। तो नेट एनर्जी क्या होगा, तो आप नेट एनर्जी देखोगे 740 एब्जॉर्ब हुआ, 140 रिलीज हुआ, तो नेट 600 किलो जूल एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। मीन्स ये नेट प्रोसेस, नेट ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। मीन्स अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूं मीन्स O से, देखो समझने का ट्राई करना, O से O माइनस बनाओगे तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रहा है 140 किलो जूल। O माइनस से अगर आप O2 माइनस बनाओ तो यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है 740 किलो जूल के आसपास। तो O से O2 माइनस बनाओगे 140 रिलीज हुआ, 740 एब्जॉर्ब हुआ, तो नेट एनर्जी तो एब्जॉर्ब होगा कितना, 600 के आसपास एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। तो कंक्लूड करते हैं। तो कंक्लूजन नंबर 1, जनरली फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या जनरली फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का एडिशन जनरली ये एक्सोथर्मिक होता है। जनरली फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का एडिशन एक्सोथर्मिक होता है, पॉइंट नंबर 1। कुछ केसेस में देखेंगे एक्सेप्शन है इसमें, इसलिए मैंने वर्ड जनरली यूज किया। पॉइंट नंबर 2, सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो वो माइनस बना, जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे ये ऑलवेज 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 एंडोथर्मिक होगा, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। पॉइंट नंबर 3, कभी भी पॉली नेगेटिव एनायन बनाओगे, पॉली नेगेटिव एनायन मीन्स A पे मोर देन 1 नेगेटिव मीन्स -2, -3, -4, -5 ऐसे, इन सबको बोलते हैं पॉली नेगेटिव एनायन। तो कभी भी पॉली नेगेटिव एनायन का फॉर्मेशन होगा, ये प्रोसेस ऑलवेज
एंडोथर्मिक होता है। मैंने 3 कंक्लूजन क्या क्या बताया। फर्स्ट, जनरली एडिशन ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज एक्सोथर्मिक, इसमें मैंने जनरली वर्ड यूज किया है। सेकेंड, एडिशन ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज एंडोथर्मिक, फर्स्ट वाला एक्सोथर्मिक है, सेकेंड इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। थर्ड, फॉर्मेशन ऑफ पॉली नेगेटिव एनायन इज ऑलवेज 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 एंडोथर्मिक। क्लियर है क्या? तो चलिए लिख लीजिए, आप नोट में लिखिए। फर्स्ट पॉइंट, जनरली एडिशन ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन टू न्यूट्रल एटम, generally addition of first electron to neutral atom is exothermic. Generally addition of first electron to neutral atom is exothermic. Point number 2, addition of second electron is always endothermic. Addition of second electron is always endothermic. Point number 3, formation of polynegative anion is always endothermic. Formation of polynegative anion is always endothermic. तो ये 3 पॉइंट्स आपको याद रहेंगे। तो मैं काम करता हूँ, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो मैंने इसमें जनरली वर्ड यूज किया, मीन्स जनरली एक्सोथर्मिक है। कहाँ पे एक्सोथर्मिक नहीं होता है मैं इसका भी लिस्ट दे देता हूँ। देखिए, अगर कोई एटम है, ठीक, अगर ये स्टेबल है, मतलब स्टेबल मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल है, इसे इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, राइट। अगर मान लो ये फुलफिल्ड है, जैसे P6 है, फुलफिल्ड कन्फिग्रेशन है, स्टेबल है, अगर आप इसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करोगे तब ये फुलफिल्ड से पार्शियली फिल्ड बनेगा। तो पहले स्टेबल था, अब ये अनस्टेबल हो गया। इट मीन्स कभी इलेक्ट्रॉन अगर स्टेबल है, एटम स्टेबल है, उस केस में अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होगा तो एनर्जी इंक्रीज होगा। तो अगर किसी सिस्टम का एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स ये बाहर से एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा होगा, मीन्स ये प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा। क्लियर है क्या? तो एंडोथर्मिक कहाँ पे होगा? जो ऑलरेडी स्टेबल है। तो कहाँ पे एंडोथर्मिक है मैं आपको लिस्ट देता हूँ। तो पॉइंट नंबर 4 लिख सकते हो नोट में। एडिशन ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज एंडोथर्मिक in case of addition of first electron is endothermic. Addition of first electron is endothermic in case of noble gases. noble gases आपको समझ में आ रहा है कौन कौन से? मीन्स हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, ये वाले नोबल गैसेस के केस में। फिर बेरिलियम 2s2 होता है, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है एंड नाइट्रोजन है, ये याद रखो। बस इनके केस में एडिशन ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंडोथर्मिक है, बाकी सारे प्लेसेस पे एडिशन ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन भी एक्सोथर्मिक है। तो आई होप इतना क्लियर होगा, राइट। चलिए हेडिंग कीजिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देखिए, अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगा? बहुत ही सिंपल सा फैक्टर है, आपको बस एक लाइन आना चाहिए।
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब, एफिनिटी मतलब अट्रैक्शन या अफेक्शन। तो अगर किसी एटम को इलेक्ट्रॉन के लिए अफेक्शन ज़्यादा है, इट मीन्स उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगा। क्लियर है? किसी एटम को अगर इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी कम है, मीन्स इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन कम है, इट मीन्स उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगा। ये लाइन याद हो गया? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब समझो, इलेक्ट्रॉन के लिए अफेक्शन। याद है? अब देखते हैं फर्स्ट फैक्टर, साइज। चलिए मान लेते हैं कि मेरे पास बहुत छोटू सा एटम है और एक बहुत बड़ा सा एटम है, राइट? बाहर इलेक्ट्रॉन है, लेट्स से इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो यार इलेक्ट्रॉन के लिए अफेक्शन किस में ज़्यादा होगा? आपको पता है इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन को कौन अट्रैक्ट करेगा? तो एटम का न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा। यहाँ भी न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा। तो स्मॉलर एटम के केस में इलेक्ट्रॉन जो बाहर का आने वाला है और न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस कम है, तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। अगर अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो इस एटम का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगा। इट मीन्स साइज डिक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस। बहुत सिंपल है। सेकेंड फैक्टर, जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये सोचते हैं, मान लीजिए मेरे पास दो एटम है, दोनों का साइज सेम है, ठीक? सेकेंड वाले का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है। अगर सेकेंड वाले एटम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, इट मीन्स ये एटम इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, ये एटम इलेक्ट्रॉन को बहुत कम अट्रैक्ट करेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। क्या होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? तो न्यूक्लियर चार्ज फेल्ट बाई इलेक्ट्रॉन। अगर इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, इट मीन्स यहाँ पे आने वाला इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज फील करेगा। तो अगर ये बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज फील करेगा तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेगा। तो ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेगा तो फिर इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगा। तो जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस। क्लियर है? चलिए पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं। अगर किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है तो फिर उसे अब इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, तो उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत कम होगा। क्लियर है क्या? तो थर्ड पॉइंट लिखिए, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, stable electronic configuration have low electron affinity. Stable electronic configuration have low electron affinity. Clear है? फोर्थ पॉइंट एक आप ये और याद रखें, NS1 and NP1 कॉन्फ़िगरेशन में, NS1 and NP1 में आपको पता है न्यूक्लियस से ज़्यादा अट्रैक्शन कौन फील करेगा? NS1 या NP1? S ऑर्बिटल पे अट्रैक्शन ज़्यादा लगता है, तो अगर S ऑर्बिटल पे अट्रैक्शन ज़्यादा लगेगा तो NS1 कॉन्फ़िगरेशन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगा। तो NS1 कॉन्फ़िगरेशन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगा NP1 से। ये फोर्थ पॉइंट तो ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। आई होप ये फोर्थ फैक्टर आपको समझ में आ रहे होंगे। अब चलिए बात कर लेते हैं पीरियोडिसिटी के बारे में। तो एडीज पीरियोडिसिटी मीन्स पीरियोडिसिटी इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसका मतलब है कि अगर आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाएंगे या फिर टॉप टू बॉटम आएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में पीरियोडिसिटी क्या होगा, मीन्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसे चेंज होगा।
राइट। चलिए फिर फर्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। अगर आप टॉप टू बॉटम जा रहे हो, ठीक, तो अगर आप टॉप टू बॉटम आओगे तो साइज इंक्रीज होगा। तो टॉप टू बॉटम में साइज इंक्रीजेस, तो जनरली अगर साइज इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होगा। तो पीरियोडिक टेबल में अगर आप टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होगा। सेकेंड पॉइंट, अगर आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो लेफ्ट टू राइट में क्या होगा, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा। तो जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस। इतना क्लियर है आपको? नोट कर लिया? चलिए मतलब एग्जाम्पल पे आते हैं। चलिए एग्जाम्पल फर्स्ट, यहाँ पे जैसे लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और नियॉन है। इनमें आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर क्या होगा। आपका आंसर क्या होगा? लेफ्ट टू राइट, जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस। क्लियर है क्या? बट अफसोस ये आंसर गलत है। क्या करना पड़ेगा आपको? यहाँ पे एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। तो चलिए लिख के देखते हैं। अगर मैं लिथियम की बात करूँ तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन में लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1 होता है, ये 2s2 होता है। बोरॉन का 2s2 2p1 होता है, कार्बन का 2p2 है, नाइट्रोजन का 2p3 है, ऑक्सीजन 2p4 है, ये 2p5 हो रहा है, ये 2p6 हो रहा है। क्लियर है? आपको एक चीज समझ में आ गया होगा कि नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल्ड है, तो इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो बहुत ही कम होगा। सिमिलरली नाइट्रोजन भी हाफ फिल्ड है, इसका भी बहुत कम होगा। बेरिलियम भी यार फुलफिल्ड है, कम होगा। लिथियम हाफ फिल्ड है, लेकिन इसमें क्या होगा यार कि लिथियम अगर 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे तो 2s1 से 2s2 बनेगा। लिथियम अगर 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले तो 2s1 से 2s2 बन जाएगा, हाफ फिल्ड से फुल फिल्ड हो जाएगा। इसका पहले हाफ फिल्ड था, अभी फुल फिल्ड बन रहा है। फुल फिल्ड हाफ फिल्ड से मोर स्टेबल होता है, इसके लिए तो अच्छी बात है, राइट। तो इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम नहीं होगा। इतना क्लियर है कि इन तीनों का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत कम होगा, राइट। मतलब बहुत कम मतलब बहुत ज़्यादा कम। मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी में हमने देखा था कि ये जस्ट प्लेस स्वाइप कर रहे थे, यहाँ पे स्वाइप नहीं। इन तीनों का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इस पूरे पीरियड में सबसे कम होगा। तो चलिए इन तीनों के बारे में पहले डिस्कशन कर लेते हैं। बेरिलियम, नाइट्रोजन और नियॉन में किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम होगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे? चलिए जानते हैं। देखिए बेरिलियम अगर 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे ये बन जाएगा बेरिलियम माइनस। नाइट्रोजन अगर 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे ये बन जाएगा n माइनस। नियॉन अगर 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे तो ये बन जाएगा नियॉन माइनस, राइट। इनमें याद देखोगे इन सब में इलेक्ट्रॉन ऐड करना डिफिकल्ट है, बिकॉज ये ऑलरेडी हाफ फिल्ड फुल फिल्ड है। तो जिनमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना सबसे डिफिकल्ट होगा उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम होगा। क्लियर है? अब यहाँ पे देखेंगे आप, जैसे बेरिलियम है, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 है, बेरिलियम माइनस का 2s2 2p1 है, राइट। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2p3 है,
यहाँ पे n माइनस का 2p4 है, नियॉन का 2p6 है, नियॉन माइनस का 2p6 3s1 हो जाएगा। अब देखा जाए तो इन सबका ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये वैल्यू नेगेटिव होगा, क्योंकि मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जनरली मैंने बताया प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है। इन 3 केसेस में ये इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का प्रोसेस क्या है, ये एंडोथर्मिक है। यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, राइट। अगर चलो मैं बात करूँ कि इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये 1 है, इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये 2 है, इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये 3 है, तो हमें रिलेट करना है ये 1, ये 2 एंड ये 3 में। कैसे रिलेट करेंगे? जिसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना सबसे डिफिकल्ट होगा उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम होगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं। बेरिलियम में 2s2 में इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम माइनस में यहाँ पे नया सबशेल क्रिएट करना पड़ा। मीन्स ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है ये न्यू सबशेल में आ रहा है। मतलब पहले बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन 2s2 में था, अब ये न्यू सबशेल में जा रहा है। नाइट्रोजन के केस में न्यू सबशेल फॉर्म नहीं हुआ, जस्ट सेम सबशेल में आ रहा है। आप ऐसे सोच सकते हो यार कि यहाँ पे न्यू सबशेल फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे न्यू सबशेल फॉर्म नहीं करना पड़ रहा है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना डिफिकल्ट होगा। क्लियर है? इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना रिलेटिवली इजी होगा। इन दोनों में बोल रहा हूँ। अगर यहाँ पे देखा जाए तो 2p6 है, यहाँ पे 3s1 में आ रहा है। मीन्स इलेक्ट्रॉन अभी सेकेंड शेल में था, नियॉन माइनस में जो न्यू इलेक्ट्रॉन आ रहा है ये थर्ड शेल में जा रहा है। मीन्स यहाँ पे तो यार सब शेल की बात ही नहीं करना है, यहाँ पे न्यू शेल में इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो न्यू शेल में इलेक्ट्रॉन को भेजना बहुत ही डिफिकल्ट काम है। यहाँ पे न्यू शेल फॉर्म करना पड़ेगा, यहाँ पे न्यू सबशेल फॉर्म करना पड़ेगा, यहाँ पे ना ही न्यू सबशेल ना ही न्यू शेल फॉर्म करना है। उसी ऑर्बिटल में ये एकोमोडेट हो जाएगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा इलेक्ट्रॉन ऐड करना सबसे इजी नाइट्रोजन में है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू देखा जाए सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन का होगा। फिर इसमें न्यू शेल क्रिएट करना है, इसमें न्यू सबशेल क्रिएट करना है। शेल क्रिएट करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है ये। इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत कम होगा। नाइट्रोजन के बाद नंबर आ जाएगा बेरिलियम, बेरिलियम के बाद नंबर आ जाएगा नियॉन। ये तो हो गया नाइट्रोजन, बेरिलियम, नियॉन में। अब यहाँ पे देखा जाए फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन में लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस। तो फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा, इसके बाद ऑक्सीजन, इसके बाद कार्बन, इसके बाद बोरॉन एंड लिथियम में लिथियम 2s1 है, बोरॉन 2p1 है। आपको पता है ns1 और np1 में ns1 का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होता है, इसलिए बोरॉन नहीं, किसका नंबर आएगा? लिथियम। लिथियम के बाद नंबर आएगा बोरॉन, बोरॉन के बाद अब ये किसका नंबर आएगा? नाइट्रोजन, बेरिलियम, फिर लास्ट में नियॉन। तो ये हो गया ओवरऑल ऑर्डर। क्लियर है क्या? देखो ध्यान से देखें आप और नोट करें। चलिए हम सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। ये तो फर्स्ट अपने एग्जांपल किया। एक चीज याद रखिए आप कि टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस, राइट? ये वैलिड है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है सेकेंड कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सेकेंड पीरियड अगर टॉप टू बॉटम आएंगे तो साइज इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होता है। लेकिन इस केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सेकेंड पीरियड इज लेस देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ थर्ड पीरियड। ये पॉइंट याद रखिए आप। यूजुअली टॉप टू बॉटम में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होता है,
लेकिन सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड में थर्ड पीरियड का ज़्यादा होता है। अभी मैं लॉजिक दूंगा इसका, लेकिन अब समझे। बोरॉन एल्यूमिनियम है, कार्बन सिलिकॉन है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस है, ऑक्सीजन सल्फर है, फ्लोरीन क्लोरीन है। इनमें पूछा जाए किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है, बोरॉन एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम का, कार्बन सिलिकॉन में सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन का। क्यों है? रीजन बहुत ही सिंपल है। देखिए इसका रीजन, आपको पता है सेकेंड पीरियड एलिमेंट एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं। तो ये सेकेंड पीरियड एलिमेंट बहुत ही स्मॉल होंगे, राइट। यहाँ पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो पास में होंगे। ये थर्ड पीरियड एलिमेंट है, इनका साइज बहुत ही ज़्यादा होता है। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट ये स्मॉल है, अब यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, ऑलरेडी इनका साइज बहुत ही स्मॉल है, इनमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, साइज स्मॉल होने के कारण इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बहुत ज़्यादा होगा। तो इनमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है और आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऐड करना यहाँ पे डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन इस केस में साइज बहुत ज़्यादा है, साइज ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन उतना ज़्यादा नहीं है, तो आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ईजिली ऐड कर सकते हो। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन ईजिली ऐड कर सकते हो तो थर्ड पीरियड का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगा। तो आप इसमें ये पॉइंट लिखें और ये नोट करें आप कि ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट, ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इज हाई, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इज हाई, so it is difficult to add electron in second period element। क्लियर है? तो इनके अपन और एग्जाम्पल करेंगे नेक्स्ट क्लास में, राइट। तो आज के इतना ही, थैंक यू सो मच।